उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सुबह मुझे ये लग रहा था कि व्यवधान के कारण ये चर्चा खत्म हो गई, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नियम ये कहता है कि अगर आपने एक बार स्टेटमेंट ले कर दिया तो उसको ओवर एंड आउट कहते हैं, फिर वो दोबारा हो नहीं सकती। और अगर एक विषय सदन के सत्र में एक बार आ जाए तो दोबारा उठाया नहीं जा सकता। मुझे अच्छा लगा कि आपने नियमों में ढील देकर इस चर्चा की अनुमति दी, क्योंकि जो मैंने भाषण सुने उसमें बहुत सी इतनी मिथ्या धारणाएं व्यक्त की गई हैं कि कम से कम अपने उत्तर में मैं उनको स्पष्ट कर सकूंगी और स्थिति को साफ कर सकूंगी। अंबिका सोनी जी ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि उन्होंने मेरा लोकसभा का वक्तव्य भी पढ़ा है और राज्यसभा वाला भी, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल एक आंकड़े का फर्क है। अंबिका जी, आप तो स्वयं मंत्री रही हैं, अगर दोनों में अंतर हो तो विषय बनता है, अगर दोनों में अंतर नहीं हो तो विषय नहीं बनता। क्योंकि जब मैं एक ही विषय पर दोनों सदनों में वक्तव्य दे रही हूं तो दोनों सदनों में समान ही बात रखूंगी। बहुत बार अलग अलग बात कर दी जाती है तो विषय बन जाता है कि लोकसभा में तो ये कहा और राज्यसभा में आप ये कह रही हैं। लेकिन मैंने समान वक्तव्य दिया, एक आंकड़ा जरूर बदला, और वो आंकड़ा इसलिए बदला कि वो वक्तव्य 24 जुलाई का था, जो आपने जिसका जिक्र किया कि आंकड़ा मैंने बदला, और वो आंकड़ा बदलता जाएगा, हर दिन बदलता जाएगा। अभी मुख्तार नकवी भाई ने जब ये कहा कि 5000 से ज्यादा लोग आ गए, तो कुछ लोगों ने कहा इसमें तो 4900 लिखा है। 4900 लिखा एज ऑफ 2 अगस्त, 2 अगस्त को 4900 आए। तो अगर आज वो ये भी कहते हैं कि 5000 से ज्यादा आ गए तो गलत नहीं है, क्योंकि उसमें और 2 दिन का आंकड़ा जुड़ गया। हर दिन लोग आ रहे हैं, इसलिए दोनों सदनों में मैंने समान वक्तव्य दिया, क्योंकि मैं समान विषय पर बोल रही थी और आंकड़ा हर दिन बदल रहा है। जो प्रश्नों के जवाब दिए उसमें आंकड़ा कुछ और था, जो लोकसभा में जवाब दिए उसमें आंकड़ा कुछ और था, और आज जो जवाब दिया उसमें 2 अगस्त का आंकड़ा है। लेकिन सबसे पहले मैं उस धारणा को ध्वस्त करना चाहती हूं जो माजिद साहब ने कही। आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें लिखा है कि 22,000 लोग फंसे हुए हैं। नहीं, मैंने कहा है कि इराक में 22,000 भारतीयों की संख्या है, यानी 22,000 लोग इराक में रहते हैं, वो सबके सब फंसे हुए नहीं हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इराक में रहने वाले भारतीयों को हम 3 श्रेणी में विभक्त करते हैं। एक है पूरी तरह सुरक्षित, दूसरे हैं बंधक, और तीसरे हैं फंसे हुए। माजिद साहब, हमारा सौभाग्य है, मैंने जहां लिखा है कि 22,000 में से 15,000 कुर्दिस्तान में हैं, वो सारे के सारे सुरक्षित हैं, वहां कोई संघर्ष नहीं हो रहा और ना होने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले तो 22,000 में से वो 15,000 काट दीजिए, बचे केवल 7,000, और उन 7,000 में से 41 बंधक हैं। बंधक वो हैं जिनसे हमारा संपर्क टूटा हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा, आपने भी कहा क्या 17,100 से संपर्क है? अरे बाकी सबसे भी संपर्क है, केवल 41 बंधक हैं जिनसे संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क टूटा हुआ है, परोक्ष संपर्क अलग अलग स्रोतों से उनसे है। इसलिए सबसे पहले तो ये धारणा मिटा दीजिए कि 22,000 फंसे हुए हैं, केवल 15,000 तो कुर्दिस्तान में सुरक्षित हैं, 41 बंधक हैं, और जो बाकी हैं वो भी सारे फंसे हुए नहीं हैं। फंसे हुए हम किन्हें कहते हैं? जिनके बारे में बार बार बात आ रही थी कि कंपनियों में काम करने के लिए गए, पासपोर्ट मालिकों ने रख लिए, अब वो आना चाहते हैं तो कंपनियां पासपोर्ट नहीं दे रही। किसी के पास पासपोर्ट है मगर आने का पैसा नहीं है, और वो आना चाहते हैं तो टिकट नहीं दे रहे। तो ये जो 5,000 लोग लाए हैं हम, इनमें से मात्र 1,000 लोग ऐसे हैं जिनको कंपनियों ने टिकट दी या जो स्वयं संपन्न थे, अपनी टिकटें लेकर आ गई। नरेश अग्रवाल जी ने सवाल सीधा मुझसे पूछा था, अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया होता तो इसके पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि 4,900 लोगों की हमने सहायता की है, जिनमें से 3,938 को हमने एयर टिकट भी दिया है और दस्तावेज भी दिए हैं। और ये कैसे दिए ये भी मैं बता दूं। आज से पहले ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि लोग एम्बेसी में बैठकर इंतजार करते थे कि जो आएगा हम उसको मदद देंगे। हमने दूसरा तरीका अपनाया। हमने बसरा में, नजफ में, करबला में, बगदाद के अलावा
कैंप ऑफिसेस खोले और जिन अधिकारियों को मैंने यहां से भेजा उनको हमने ये ब्रीफ दिया कि आप एम्बेसी में नहीं बैठेंगे, केवल हेल्पलाइन पे आने वाले फोन का इंतजार नहीं करेंगे, उन तमाम इंडियन कंपनीज में आप जाएंगे जहां भारतीय काम कर रहे हैं, उनकी मीटिंग लेंगे और उनकी मीटिंग लेके उनसे पूछेंगे। हो सकता है क्योंकि उस समय मुझे ये आ रही थी खबर, आना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता, नेचुरली नौकरी के लिए गए हैं, जब तक लड़ाई सामने नहीं है कोई आना नहीं चाहता। तो मैंने कहा नहीं, आप उन्हें परसुएड करेंगे कि वो आए और फिर कंपनियों से बात करेंगे। जो कंपनियां पासपोर्ट दे देंगी ठीक, जो पासपोर्ट नहीं देंगी उनको आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स देके या नए पासपोर्ट बनाकर लेकर आएंगे। हजारों हजार खाली पासपोर्ट की बुकलेट्स मैंने वहां पहुंचाई। इमरजेंसी सर्टिफिकेट, राजीव शुक्ला पूछ रहे थे कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट नर्सों को नहीं मिले तो आई कैसे? इमरजेंसी सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट के अभाव में दिया जाता है। हमने सबको, एक मिनट, वो उस पर मैं बाद में मिल जाए, अभी मैं निकालने की बात करूं, मैं आती हूं, मैं उस पर आती हूं। जहां तक इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स का सवाल है, ये जो 3938 हमने लिखा, जिनके पास भी पासपोर्ट नहीं थे हमने सबको पासपोर्ट मुहैया करवाए, इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स देके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिए। जिस किसी के पास पैसा नहीं था, ये जो 3938 है इनको अपना पैसा देकर लाए हैं, इनको सबको टिकटें दी और केवल वहीं तक टिकट नहीं दी कि दिल्ली ला करके सबको छोड़ दिया। मैं नरेश भाई को बताना चाहती क्योंकि उन्होंने कहा था वरना फाइनेंशियल हेल्प दीजिए, पूछा था बंदोपाध्याय जी ने भी कि फाइनेंशियल हेल्प दीजिए। हम इनको सबको टिकटें लेकर जब दिल्ली लाए तो दिल्ली में सम्मान से उनको स्वागत हो, उन्हें रिसीव किया जाए, इसके लिए जब उन्हें जहाज में चढ़ाया जाता था वहीं से हम पता कर लेते थे किस किस राज्य के लोग चढ़ रहे हैं। उन राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर्स को कहते थे, मेरे अपने प्रवासी भारतीय कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो जाते थे, वो उनको रिसीव करते थे। हर रेजिडेंट कमिश्नर अपने प्रदेश के लोगों को लेकर अपने भवन में जाता था और फिर दोपहर में हमें ये बताता था उनमें से कितने हैदराबाद जाएंगे, कितने त्रिवेंद्रम जाएंगे, कितने कोची जाएंगे, कितने पंजाब जाएंगे और कितने कोलकाता जाएंगे। उनको एक एक को एयर टिकट दी है अपने अपने प्रदेश तक जाने की। तो केवल वही नहीं दिया, ये पूरा का पूरा काम, ये पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए कि पहले हमारे अधिकारी भारतीय वहां कंपनियों में गए, भारतीयों के साथ बैठक ली, उनको परसुएड किया कि चलो। फिर जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे उनको पासपोर्ट दिए, जिनके पास पैसे नहीं थे उनको टिकटें दी, दिल्ली ला करके उनको स्वागत करके रेजिडेंट कमिश्नर्स के माध्यम से उनके भवनों में ठहराया और भवनों में जाकर टिकटें पहुंचाई और ये कहा कि अब अपने अपने प्रदेश में चले जाओ। इस तरह से ये इवैक्यूएशन हुआ है। तो ये 7000 में से 5000 लोग आए हैं और वो भी 2000 वो हैं जो आना नहीं चाहते। हम अभी भी परसुएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से अब कहना शुरू कर दिया, बसरा वाले ने कहा जी 20 कॉल आई हैं टोटल पुराने 2 महीने में, तो अब तो आप हमको वापस आने दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, अभी रुक जाओ, और भी जो रुके हैं उनको भी आप किसी तरह परसुएट करो। हम लगे हैं इसमें कि इवन बगदाद से भी मैंने स्वयं फोन किया केरल के चीफ मिनिस्टर को कि बगदाद की नर्सेज आने को तैयार नहीं हो रही। जो लड़ाई मोसुल और उसमें हुई है वहां के हालात खराब हो सकते हैं बगदाद के, आप उनको फोन करके कहिए कि वो आए, और अगर तो भी वो नहीं आती तो हमें लिख के दे दें कि हम आना नहीं चाहते, क्योंकि मैं बिल्कुल ये अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगी कल को कि वो वहां फंसी रह गई और आपने निकाला नहीं। तो हम तो यहां तक कह रहे हैं और मैं आप सबसे कह रही हूं, आप अपने अपने राज्य में अगर कोई आपका जानकार है या अगर आपको लगता है कि किसी के परिवार वाले ने आपसे संपर्क किया है, आप अपने अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति को यदि इराक से, और आज मैं लिबिया भी जोड़ रही हूं, लिबिया से निकालना चाहते हैं, सिर्फ हमको सूची दे दें। मैं आपको आश्वस्त करती हूं सदन में खड़े करके, हम पासपोर्ट देकर भी और पैसे देकर के एयर टिकट देकर उनको निकाल कर लाएंगे। आप पैसे की बात कर रहे हैं नरेश भाई, परसों मैं बाहर गई हुई थी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, वहां मैसेज गया कि हमें निकालने के लिए बेंगाजी से कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फेरी के माध्यम से आना पड़ेगा, उनको माल्टा लाना पड़ेगा और माल्टा में एयर इंडिया का जहाज जाकर के उनको ले आएगा जो लोग बेंगाजी में फंसे हुए हैं, मगर 1 लाख रुपया प्रति पैसेंजर लगेगा उस फेरी का। तो मैंने कहा आज का दिन पैसा गिनने का दिन है क्या? अरे 1 लाख लगे, 5 लाख लगे, तुम फेरी करो मगर बेंगाजी से सब लोगों को माल्टा लेके आओ ताकि एयर इंडिया का जहाज जाकर के उनको लेकर। हम एक क्षण भी पैसे की बात नहीं कर रहे। अभी पूछ रहे थे राजीव शुक्ला के ICWF का कितना पैसा लग गया।
अभी गिनने की फुर्सत कहाँ है, अभी तो पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है और लीबिया में और लगना शुरू हो गया। तो जितने हमारे मिशन आसपास के हैं, हम सबका पैसा पहले बगदाद ट्रांसफर कर रहे थे, अब हम लीबिया में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण किसी एक व्यक्ति को वहां फंसा हुआ रहने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर आपसे कह रही हूं, आप जिसकी लिस्ट हमको दे देंगे कि ये लोग आने चाहिए, वो सारे के सारे आएंगे, ये मैं आपको बता रही हूं। अब बात है उन 41 लोगों की। जहां तक उन 41 लोगों का प्रश्न अंबिका जी आपने उठाया, गुजराल जी ने भी उसके बारे में बात की, अश्विनी कुमार जी ने भी उनसे बात की। नेचुरली आप पंजाब से हैं, आपकी चिंता मैं समझ सकती हूं, लेकिन मैं आपको यहां खड़े होकर बता रही हूं, हमारा डायरेक्ट कोई संपर्क उनसे नहीं है, ये मैं स्वीकार करती हूं। और अगर संपर्क होता तो बंधक क्यों होते? आदमी कैप्टिव तभी होता है जब उसका संपर्क टूट जाता है। लेकिन एक नहीं, अनेक स्रोतों से हमने ये पता लगाया है और उन स्रोतों के हवाले से जिम्मेदारी से खड़े होकर यहां कहना चाहती हूं, वो जीवित भी हैं और कुशल भी हैं। मुझे दुख हुआ, यहां भाई केसी त्यागी ने एक रेड क्रिसेंट का हवाला देकर ये कहा कि वो नहीं रहे, ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये असत्य है, और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूं कि इस तरह के समय में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है, हम लोग अफवाहों पर ना जाएं। जब सरकारी सोर्स आपको कुछ कहे तो उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। और ये जो 41 लोग हैं अंबिका जी, इनके परिवारों से मैं एक बार दो बार नहीं, 3-3 बार मिली हूं और 1.5 2-2 घंटा मिली हूं। और आप जो कह रही हैं हरसिमरत कौर बादल, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मिनिस्ट्री की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, इसलिए वो पेपर्स मैं उनके साथ शेयर कर सकती थी और किसी के साथ तो नहीं कर सकती। उनको मैंने वो पेपर्स भी दिखाए हैं जिनके आधार पर हम कह रहे हैं कि वो जीवित हैं और वो कुशल हैं। भगवंत मान आप पार्टी के एमपी हैं, वो मुझे मिलने के लिए आए थे। मैंने उनको कहा कि मैं कागज नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। नरेश गुजराल 3 बार आए हैं मेरे साथ। किसी ने ये कहा कि केरल के मुख्यमंत्री ने तो बहुत प्रोएक्टिव होकर के उनको निकाल लिया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या किया? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोई कम नहीं किया। पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे 2 बार मिलने आए, सुखबीर बादल मुझे 2 बार मिलने आए, पूरा शिरोमणि अकाली दल का जत्था मुझे मिलने आया, और यहाँ के जो पंजाब के एमपीस हैं ये सारे के सारे मुझे मिलने आए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, शायद बीजेपी वाले तो कम थे क्योंकि यहीं पकड़ लेते थे, अविनाश राय खन्ना तो आते जाते कॉरिडोर में पकड़ लेते थे मुझे, कॉरिडोर में मुझसे पूछते थे, मेरे कक्ष में आकर के पूछते थे। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ये चिंता ना जताई हो, ये चिंता जताई। लेकिन मुझे दुख हुआ जब पी राजीव ने ये कहा कि वो तो एक मलयाली व्यापारी निकाल के आ गया। यही एक बात केसी त्यागी जी ने एक बार कही थी, मैं फिर कहना चाहती हूँ, मुझे उस मलयाली व्यापारी का नाम तो बता दो। ये सिरे से गलत है, सिरे से गलत है। मैं नहीं जानती कौन है वो मलयाली व्यापारी, और अगर वो मलयाली व्यापारी इतना सक्षम है तो वो फिर काहे को पैरोकियल हो रहा है। अगर उसने नर्सेज निकाली तो मेरे ये 41 लोग भी निकलवा दे, मैं पद्मश्री दिलवा दूंगी उसको, यहां खड़े होकर के कहती हूं। लाओ तो कौन है वो मलयाली व्यापारी जो लोगों को, जो नर्सेज को निकाल के ले आया, वो इन 41 लोगों को भी निकाला। क्योंकि मैंने अभी कहा न्यूज़पेपर पर मत जाइए, न्यूज़पेपर पर वो बताए, न्यूज़पेपर वाला बताए मुझे कौन है वो मलयाली व्यापारी जो इन नर्सेज को निकाल के लाया है। बेवजह की अफवाहें चल रही हैं, और मैं अगर यहां खड़े होकर कहती हूं कि जितने लोग इराक में हैं, अगर नो 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 व्यापारी 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 आप अजीब बात कर रहे हैं। व्यापारी, अगर मैं इट इज व्यापारी, आई एम नॉट एंग्री विद मलयाली, नो नो नो, इट इज व्यापारी। जितने लोग निकाल के लाई हूं उनमें मलयाली सबसे ज्यादा है। आई लव देम। अभी भी लिबिया से जितने निकाल रही हूं उसमें मलयाली सबसे ज्यादा। आई लव देम। आई एम सेइंग अबाउट अ ट्रेडर, दे से सम मलयाली ट्रेडर, ही ब्रॉट देम बैक। इसलिए मैं ये कह रही हूं क्योंकि मैं जब यहां खड़े होकर के इराक में फंसे हुए भारतीयों की बात करती हूं तो तमिल, तेलुगु, मलयाली, पंजाबी के रूप में नहीं करती, वो सब भारतीय हैं। तो अगर कोई मलयाली व्यापारी मलयालियों को निकालने के लिए बाहर आया तो मैं कहती हूं भैया पंजाबियों को भी निकाल ला। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत हैं। क्या
किससे हो रही है? अब अश्विनी कुमार जी मुझसे उन्होंने 4-5 जगह का नाम ले दिए, क्या उनसे बात हो रही है? बाकी कुछ लोगों ने भी कहा। यहाँ बहुत सीजन लोग बैठे हैं समेत प्रधानमंत्री जी के, वो जानते हैं कि जब इस तरह का कोई प्रोसेस होता है तो उसका मूल सिद्धांत होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है गोपनीयता, सीक्रेसी। और अगर मैं उसको बाहर कर दूं तो प्लान ही प्लान रह जाएगा, फिर एक्शन नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं एक्शन प्लान बता दो, इनमें एक्शन प्लान नहीं बताए जाते। मैं इतना कह सकती हूं कि जितने नाम आपने लिए ना अश्विनी कुमार जी, उनसे सबसे बात हुई है, उनसे सबसे बात हुई है, और जिम्मेदारी से कह रही। अरब देशों की बात बहुत बार आई, मणिशंकर अय्यर जी ने भी कही। सारे के सारे खाड़ी के विदेश मंत्रियों से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की है। खाड़ी के सारे एम्बेसडर्स जो यहां हैं उनको बुलाकर बात की है, अपने एम्बेसडर्स जो खाड़ी में हैं उनसे बुलाकर बात की है। और केवल खाड़ी के देश नहीं, जो बाकी देशों का भी आपने नाम दिया कि वो सहायक हो सकते हैं, वो सहायक हो सकते हैं, उनसे सबसे बात की है मैंने। वो हर दरवाजा खटखटाया है, जो दरवाजा अगर खुल जाए तो हमारे बच्चे बाहर वापस आ जाए। हर दरवाजा खटखटाया। बीच में तो खबर ही आई थी कि शायद ईद के दिन या ईद के 1-2 दिन बाद छोड़े जा रहे हैं। अभी तक वो संभव नहीं हुआ। शायद मैं तो इंतजार कर रही हूं, इस तरह से इंतजार कर रही हूं जैसे मां अपने बेटे की इंतजार करती है। मैं चाहती हूं वो 41 बच्चे इसी तरह आ जाएं जैसे 46 नर्सेज आए। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं कि जिस दिन उनको भी उनके घर पहुंचवा सकूंगी। इसलिए ये मत कहिए, हर वो दरवाजा खटखटाया है हमने जहां से सहायता मिल सकती है। राम गोपाल जी ने कुछ प्रश्न किए कि खाड़ी के देशों में क्या 70 लाख लोग हैं? हाँ हैं। क्या उनकी रिमिटेंसेज इतनी है जितनी टोटल रिमिटेंस का आधा है? हाँ है। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि हमारी विदेश नीति ऐसी है, जिस विदेश नीति में कभी हम अमेरिका के दबाव में वोट करते हैं, कभी हम अमेरिका के पक्ष में वोट करते हैं, कभी हम ऐसे वोट करते हैं, कभी हम एब्सटेन करते हैं। सवाल तो आप ठीक कर रहे थे, मगर निगाह गलत थी। आप मेरी तरफ देख के सवाल कर रहे थे। ये सवाल आपको उधर करना चाहिए था। बैठे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जिस सरकार के, मैं वही कह रही, जिस सरकार के आप समर्थक दल थे, मैं नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी में है। पर मैं ये कह रही हूं, ये जो आपने कहा कि 7 बार हमने वोट किया, कभी एब्सटेन किया, कभी उनके पक्ष में किया, कभी उनके विरोध में किया, ये प्रश्न इधर की तरफ ना देख करके अगर आप उधर की तरफ पूछते, और उस समय पूछते तो शायद ज्यादा कारगर होता जब आप उनको समर्थन दे रहे थे, आप उनके समर्थक दे। मैं जहां तक हमारा सवाल है, हमारे समय वोट का प्रश्न केवल एक बार आया यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट काउंसिल में। और मैं गर्व से यहां कहती हूं, यूएनएचआरसी में अपनी परंपरा को रखते हुए भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, उनके खिलाफ वोट नहीं किया। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। जहां तक इजराइल और गाजा का सवाल है, क्योंकि मुझे लगा, मैं चाहती थी चर्चा बहुत फोकस्ड होती, चर्चा फोकस नहीं हुई, बिखर गई। और बिखरी भी इतनी कि अमेरिका, चाइना, यूके, इजराइल, गाजा, अफगानिस्तान सब आ गए उसमें। आप तो चाइना तक ले गए नरेश भाई उसको, पर मुझे उसकी चिंता नहीं है। कम से कम चर्चा हुई तो ये सारी बातें जो मैं कह रही हूं ये बताने का मुझे मौका तो मिला। लेकिन चर्चा इराक से आगे इलीगल माइग्रेशन तक चली गई, जो रिक्रूट करती हैं एजेंसियां उन तक चली गई। अंबिका जी ने पूछा कोई ग्रुप है ऐसा आपके यहां जो इनके ऊपर नजर रखे? अंबिका जी, केवल ग्रुप नहीं, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है। और आपके समय में वो मिनिस्ट्री अलग बनाई गई, MOIA, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, जो केवल यही काम करती है। आप एक ग्रुप की बात करती हैं, इंडियन वर्कर्स रिसोर्स सेंटर अलग है, माइग्रेंट वर्कर्स रिसोर्स सेंटर अलग है, और वो पूरे का पूरा मंत्रालय केवल यही काम करता है। आप तो जानते हैं वायलर रवि जी उसके मंत्री रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा केरल के लोग जाते थे। वायलर जी बैठे हैं, वो पूरी की, हाँ, तभी उन्होंने कहा कि मलयाली के क्यों खिलाफ? अरे भैया, मलयाली के मैं क्यों खिलाफ हूँ? हमारा तो प्रवासी मंत्रालय चली केरलाइट्स पे रहा है। इतने ज्यादा लोग केरल से वहां जा रहे हैं। इनके अपने यहाँ प्रदेश में एक महकमा है नौरका, जो उनको देखता है। तो पूरा का पूरा मंत्रालय केवल यही काम कर रहा है। सवाल उठा इमिग्रेशन बिल का, राजीव जी ने पूछा। इमिग्रेशन बिल इनके समय में बना था, लेकिन उस इमिग्रेशन बिल में काफी खामियां हैं। अभी जो बिल है वो 1983 का जो बिल है वो तो बहुत डेफिशिएंट है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। हम उस बिल को रिप्लेस करना चाहते हैं। ये जो इमिग्रेशन बिल उस समय तैयार हुआ था,
हम चाहते हैं कि उसकी कमियों को भी पूरा करके हम लोग एक परफेक्ट बिल लाएं, और मुझे लगता है कि हम अगले सत्र तक उस बिल को तैयार कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं देखती हूँ वैसे वैसे दिल दहलता है कि ऐसे ऐसे एजेंट्स बन गए हैं जिनको एक मिनट की ये परवाह नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों से इतना बड़ा बड़ा पैसा ले लेते हैं और जाकर के उनको फंसा देते हैं। कितने केसेस तो ऐसे आए हैं जो कि उतरते हैं एयरपोर्ट पर और जिस एम्प्लॉयर का नाम दिया उस तक पहुंच भी नहीं पाते, पहले ही जेल चले जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ फेक होता है, वीजा भी फेक होता है। ऐसे सारी चीजों को हम लोग इकट्ठा करके एक नया बिल बना रहे हैं इमिग्रेशन के बारे में, और वो इमिग्रेशन बिल को हम लोग लेकर के आएंगे। और अब आप चुटकी लेते हैं नरेश भाई कि मुझे प्रधानमंत्री नेपाल नहीं ले गए, मुझे ब्रिक्स में नहीं ले गए। सलाम मनमोहन सिंह जी, आप कब कब ले गए अपने विदेश मंत्री को ब्रिक्स में? नहीं, आपने तो ये कहा, आपने झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश की, आपने झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश की कि ब्रिक्स में भी लेके जाते, नेपाल भी नहीं ले गए। अब झगड़ा मत लगाइए। अगर हम यहाँ से बाहर चले जाते तो कहते प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों को जाने की क्या जरूरत थी, एक तो रहता जब सत्र चल रहा है। मतलब चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, ये नहीं हो सकता। जब सरकार को कटघरे में खड़ा करना होता है तो आप लोग नियमों का हवाला देते हैं, और जब अपना हित सटता है तो नियमों को तोड़वाते हैं। लेकिन मैंने तो खुद कहा, जब आपने मुझसे पूछा, मैंने यहां भी सबसे कहा कि मैं तैयार हूं, मैं 2 बजे भी तैयार हूं। हालांकि नियम इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं तैयार हूं। तो इसीलिए मुझे एक चीज की खुशी है कि जो चर्चा हुई, अगर वो बिखराव में से भी मैं छांटूं तो कम से कम कुछ प्रश्न ऐसे निकले जिनका उत्तर मैं देना चाहती थी और जिनका उत्तर मैंने दिया है। एक बात जो लिबिया के बारे में कही कि एक केरलाइट की डेथ हो गई, डेनियल सोलोमन उनका नाम है, मैं बता दूं, दानियल के बारे में, दानियल सोलोमन, हाँ, दानियल सोलोमन के बारे में मैं बता रही हूँ। कल ये दुर्घटना हुई, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसका स्प्लिंटर आकर के लगा जिसके कारण से उनकी डेथ हुई है। हमारी एम्बेसी ने उसी समय बात कर ली उनके परिवार वालों से, और उनके मॉर्टल रिमेन्स, उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ जाए, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत आ जाए, जल्दी आ जाए, क्योंकि उसमें कोई अलग से पोस्टमार्टम वगैरह करवा के कोई बहुत डिस्प्यूट नहीं है, सबको मालूम है कि बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हुई है। जल्दी से जल्दी हम उनके मॉर्टल रिमेन्स यहाँ लेकर आएंगे, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। लिबिया में जो लोग फंसे हैं उपसभापति जी, उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको गर्व होगा ये सुनकर, लिबिया में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने, चाइना ने अपनी अपनी एम्बेसियां बंद कर दी। और एम्बेसी बंद करने का अर्थ क्या होता है कि उनके भाग्य पे छोड़ के चले गए लोगों को। नरेश जी, आप उधर बात कर रहे थे, लिबिया में अमेरिका ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी, फ्रांस ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी, ट्यूनीशिया तक ने बंद कर दी, लेकिन भारत की एम्बेसी 2400 घंटे काम कर रही है। 70 फील्ड कोऑर्डिनेटर लगाए हैं हमने। एक हमारे पुराने अधिकारी जो पहले लिबिया में एम्बेसडर रह चुके हैं, मिस्टर कुमारन, उनको स्पेशली भेजा है, अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे हैं वो। और हम लोगों ने उसके लिए भी तय किया है कि हम ट्यूनीशिया के रास्ते से भी निकालेंगे। बीच में ट्यूनीशिया का बॉर्डर बंद हो गया था, कल से खुल गया है। 98 नर्सेज निकल चुकी हैं, 126 नर्सें तैयार हैं जाने के लिए, 236 लोग माल्टा में बेंगाजी से जाने को तैयार हैं। लेकिन जो फेरी मैंने कहा 1 लाख रुपए प्रति पर्सन के लिए, वो 420 की है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम इतने पैसेंजर जरूर तैयार हो जाएं कि उनको हम लोग निकाल करके ले आएं। कल फिर मैंने चांदी जी से बात की है कि आप लिबिया में फोन करिए और कहिए उनको कि वो लोग निकल करके आए। मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इराक और लिबिया में जो भी आपका कोई परिचित फंसा है, आप उसको ये कहिए कि वो वहाँ से आ जाएं, क्योंकि लिबिया इस समय सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। आज के दिन चीज़ें हमारे कंट्रोल में इतनी हैं कि हम निकाल के ला सकते हैं। एक बैटलशिप की बात की थी राजीव शुक्ला जी ने, तो मैं बता दूं, बैटलशिप ये नहीं कि जा रहा था, चला गया था। INS मैसूर जाकर के वहाँ खड़ा हो गया था। लेकिन जब ये लोग, हम एयर ट्रैफिक से ही हम लोग निकाल पाए, सारे के सारे विमानों से जब हम ले आए, तो फिर हमको लगा कि अब उसकी वहाँ आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 15,000 कुर्दिस्तान में रहने वाले तो निकालने नहीं है, ये लोग जो निकल रहे थे तो वहाँ का आवश्यकता नहीं थी, तो हमने उसको वापस बुला लिया है। लेकिन वो बैटलशिप गया था INS मैसूर, वहाँ जाकर के खड़ा रहा, बहुत दिन खड़ा रहा। कुवैत से हमने उसको भेजा था, वो वापस आ गया है। तो लगभग इराक का इवैक्यूएशन पूरा हो गया है। अब तो कोई ट्रिकल डाउन जिसे कहते हैं, 1-1, 2-2 कोई आ जाता है हमारे पास कभी, तो उसको भी हम लोग निकाल लाते हैं। आप कोई और सूची देंगे, उनको निकाल लाएंगे। तो अब हमारा ध्यान ज़्यादा लिबिया की तरफ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लिबिया में भी हम माल्टा से और
इधर जैरबा के एयरपोर्ट से अपने भारतीयों को निकाल रहे हैं। उनकी सुरक्षा हमारी केवल चिंता ही नहीं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि आप आश्वस्त रहिए, हर भारतीय को जो असुरक्षित है वहां हम उसको निकाल कर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, thank you. Now clarification on clarification. So, where is this? दो बातें मैं बता दूं। एक, आपने बीमा योजना की बात की थी, इंश्योरेंस की, तो वो भी मैं बता दूं कि ECR कंट्रीज 18 हैं, उनके लिए पहले से प्रवासी भारतीय बीमा योजना चल रही है। आपको मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऑलरेडी एक योजना चल रही है जिसमें केवल 275 रुपया अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हैं और 375 रुपया अगर आप 3 साल के लिए जा रहे हैं, वन टाइम पेमेंट करनी होती है, और जिसमें 10 लाख रुपए का बीमा होता है, प्रवासी भारतीय बीमा योजना। जहां तक प्रेम कुमार जी की बात है, उनके फादर को मैंने बुलाया था, उनके पिता को, आप फादर प्रेम कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को मैंने बुलाया था। उनकी माँ भी आई थी, उनकी दोनों बहनें भी आई थी। अफगानिस्तान के एम्बेसडर से लगातार मैं संपर्क में हूँ। हर दिन मुझे पता चलता है वो जीवित हैं, कुशल हैं। अभी तक हम उनको निकाल कर नहीं ला सके हैं, लेकिन उनको भी हम निकाल कर लाएंगे।